नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका। आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर दोपहर। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है। बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक। सरकार ने बता दें कि सभी दलों की बैठक बुलाई है। कल से बता दें कि संसद का बजट सत्र शुरू होगा और उसके पहले सर्वदलीय बैठक आज बुलाई गई है। बता दें कि सर्वदलीय बैठक के बाद एनडीए की भी बैठक होगी। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं इस वक्त की सरकार ने सभी दलों की बैठक बुलाई है। बजट सत्र जो कि कल से शुरू होने वाला है उसको लेकर आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सरकार ने सभी दलों की बैठक बुलाई है। कल से संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला है, उसके पहले ये एक अहम बैठक बुलाई गई है। सर्वदलीय बैठक के बाद एनडीए की बैठक होगी। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं पवन गौड़। पवन, आज एक बड़ी अहम बैठक है ये सर्वदलीय जो सरकार ने बुलाई है, क्योंकि कल से संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला है। जी, जाहिर तौर पर कल से बजट सत्र शुरू हो जाएगा, शुरुआत हो जाएगी कल से बजट सत्र की। में सरकार ने अपनी तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाई। तमाम सारी जो पार्टियां हैं वो इस सर्वदलीय बैठक में शामिल हुई। हालांकि कांग्रेस की चूंकि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर वहां कश्मीर में एक बड़ी रैली थी, तो इसलिए कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि यहाँ से शामिल नहीं हुआ था। हालांकि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सब इस बैठक में शामिल हुई। उसको लेकर कई सारे जो मुद्दे हैं वो उन्होंने उठाए, जैसे कि वाईएसआरसीपी की तरफ से यहाँ जो कास्ट बेस्ड सेंसस जो है, जो आर्थिक आधार पर जातीय जनगणना की मांग करते हुए मुद्दा उठाया गया। उसके साथ साथ ये जो बीजेडी है, बीजेडी की तरफ से महिला आरक्षण विधेयक को सदन के अंदर लाने के मामला उठाया। इसके साथ साथ संजय सिंह, मतलब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और उनके साथ साथ जो मनोज झा जो कि आरजेडी के हैं, उन्होंने उनकी तरफ से जो हिंडनबर्ग का जो मामला चल रहा है अदानी के पूरे मामले को लेकर, उसको लेकर संसद में बहस करने की मांग उठाई गई। तो तमाम जो दल हैं उनके द्वारा सरकार के लिए अपनी तरफ से जो मुद्दे उठाए जाने वाले हैं उनका अपना मुद्दा सरकार के सामने रखा। सरकार ने तमाम जो दलों को ये आश्वासन दिया है कि जो भी जरूरी मुद्दे हैं उनको सरकार सदन के अंदर उठाने पर बहस करने को तैयार है। बिल्कुल पवन, देखिए जिस तरह से बजट सत्र शुरू होने वाला है उसके पहले ये सर्वदलीय जो बैठक बुलाई है कई मायनों में महत्वपूर्ण भी हो जाती है। इसके बाद अब एनडीए की भी बैठक होगी, क्या है जानकारी इसको लेकर? देखिए, अभी जो सर्वदलीय बैठक चल रही है वो थोड़ी देर में वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद में शाम को 3:30 बजे एनडीए की बैठक होगी और एनडीए की बैठक में जो तमाम मुद्दे इस पूरे बजट सत्र के दौरान के फर्स्ट हाफ के दौरान जो रहने वाले हैं, क्योंकि ये 31 तारीख से लेकर और 13 फरवरी तक पहला जो हाफ है बजट सत्र का वो रहने वाला है। जो तमाम मुद्दे इस सत्र के दौरान जो रहने वाले हैं उनको लेकर चर्चा की जाएगी, क्योंकि खासकर इस पूरे में बजट आने वाला है। तो बजट को लेकर एनडीए के जो तमाम सहयोगी हैं वो किस तरह से आउटरीच करें, किस तरह से जनता के पास जाएं, किस तरह से अपनी बातें रखें। आपको बता दूं, कल जो मंत्रिपरिषद की बैठक हुई उसमें भी प्रधानमंत्री ने यही सबको कहा था कि आप जो भी सरकार के द्वारा काम किए जा रहे हैं उसको जनता के बीच में लेके जाइए, जनता को बताइए और जनता के बीच में ज्यादा से ज्यादा समय बताइए। तो ऐसे में एनडीए सहयोगियों के साथ भी बैठक में यही सब डिस्कस होने वाला है। जी पवन, और किन किन मुद्दों पर ये जो बैठक है, ये जो एनडीए की बैठक है शुरू होगी, इसमें बातचीत हो सकती है? देखिए, एनडीए की बैठक में खासतौर पर यही जो बजट सत्र के दौरान जो मुद्दे हैं उसका जवाब किस तरह से एनडीए की अलाइज उनको देंगे, जो विपक्ष के द्वारा मुद्दा उठाया जाएगा उसको लेकर रणनीति अपनी तैयार की जाएगी। उसके साथ साथ चूंकि बजट बहुत अहम हो जाता है, राष्ट्रपति का अभिभाषण बहुत अहम हो जाता है, इसको लेकर आगे चर्चा के माध्यम से कैसे जमीनी स्तर पर जाया जाएगा उसको लेकर सारी रणनीति तैयार की जाएगी। ठीक है पवन, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट पर हर वर्ग की उम्मीदें टिकी हुई हैं। लोगों का मानना है कि ये सरकार का अंतिम बजट है। अगले साल लोकसभा चुनाव होने के कारण सरकार अंतरिम बजट पेश करेगी। ऐसे में संभावना है कि इस बजट में सभी वर्गों को लुभाने के लिए आकर्षक छूट दी जा सकती है। इसके साथ ही महंगाई को काबू करने के लिए विशेष व्यवस्था भी हो सकती है। दाल चावल जो भी है खाने पीने वाली चीज तो महंगा है। आपकी क्या इच्छा है, क्या किसके दाम कम होनी चाहिए, क्या चीज़ है? मैं तो सोचता हूँ कि हर चीज़ कम होना चाहिए। पब्लिक परेशानी, सब पब्लिक है, छोटा बड़ा सब परेशान है, कम तो होना जरूरी है। अरे डबल हो गया भाव। ये सीएनजी अभी देखो कितना 60 था, अभी 90 हो गया। पेट्रोल भी कितना बढ़ गया है, सब भाव बढ़ गए, सब ऐसा ही। बाकी की फैसिलिटी मिलती है आपको? कुछ नहीं फैसिलिटी यार, बहुत महंगाई बढ़ गई। बजट में क्या है, अभी गरीब लोगों के लिए कुछ बजट ही नहीं है ना।
गरीब लोगों के लिए कुछ बजट नहीं है। कैसे? गरीब लोगों के लिए क्या है बजट, तो बजट इनके हिसाब से बजट चलता है ना। गरीब के हिसाब से बजट चलेगा तो गरीब जिंदा रहेगा। महंगाई कितनी बढ़ी है पिछले बहुत साल से? महंगाई बढ़ी है, डबल दुगना। हाँ। गैस कितना हुआ है? गैस 90 kg हुआ है, CNG अपना, और घर का 1000 रुपये हुआ है। गरीब लोग के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। अभी जैसे घर का बाटला पहले 700-800 था तो अन्ना हजारे अनशन में बैठे थे दिल्ली में। आम आदमी पार्टी बनी, जब से उनका कोई रियायत नहीं है। और गैस की देखिए तो अभी आप टैक्सी चलाते हैं, आपकी गाड़ी में CNG है, तो CNG के दाम कैसे हुए? CNG के दाम सर पहले 250 रुपये में फुल टाकी होती थी, अभी 1000-1100 रुपये फुल टाकी हो जाती है। अभी हम लोग भाड़े पे गाड़ी लेते हैं, 2000 के ऊपर होता है, जो अपने को जैसे 200, 300, 400 मिलता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखिए मुंबई से खबर आ रही है जहां भीषण आग लगने की जानकारी मिल रही है। एक बिल्डिंग में फ्लैट के अंदर भीषण आग लगी है। सायन कोलीवाड़ा इलाके की घटना है जहां आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची है और तस्वीरें भी देखिए, इन फ्लैट्स की तस्वीरें देखिए किस तरह से जो काला धुआं है वो उठता हुआ नजर आ रहा है। मुंबई की बता दें कि एक बिल्डिंग के एक फ्लैट में आग लगी है। सायन कोलीवाड़ा इलाके की पूरी घटना है जहां की एक बिल्डिंग है, उसके एक फ्लैट में ये आग लगी है। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर जो है वो काबू पाया गया है। किसी के फिलहाल हताहत होने की कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन तस्वीरों में देखिए कितनी भयानक आग लगी होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। एक फ्लैट में ये आग लगी है जिससे देखिए आसपास भी काला जो धुआं है वो उठता हुआ नजर आ रहा है। ये उस बिल्डिंग की तस्वीर जिसके फ्लैट में आग लगी। किन कारणों से आग लगी है फिलहाल इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। आगे बढ़ेंगे और अब बात भारत जोड़ो यात्रा की। भारी बर्फबारी के बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज श्रीनगर में खत्म हो गई है। ये एक तो 45 दिन पहले 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। बता दें कि इसकी क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान शेर-ए-कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में रैली का आयोजन हुआ। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि आप बारिश में खड़े हुए कोई भीगा नहीं, सर्दी में आपको सर्दी नहीं लग रही है, देश की शक्ति आपके साथ है। उन्होंने कहा काफी दर्द सहना पड़ा, सह लिया, बहुत कुछ सीखने को मिला। रास्ते में एक दिन दर्द हो रहा था, यहाँ सुबह से भारी बर्फबारी हो रही है। इसके बाद भी कार्यकर्ताओं का उत्साह कम नहीं हुआ। सुबह से कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ देखी गई। उधर राहुल गांधी यहाँ भी अलग रंग में नजर आए हैं। उन्होंने बहन प्रियंका के साथ बर्फबारी का लुत्फ उठाया। दोनों एक दूसरे पर बर्फ उछालते हुए नजर आए। बहुत सालों के लिए हर रोज 8-10 किलोमीटर दौड़ता हूँ, तो मैंने सोचा था देश कन्याकुमारी से कश्मीर चलने में इतनी मुश्किल नहीं होगी। मेरे दिल में था कि आसान होगा, फिजिकली मेरे लिए ब्लू छाता मुश्किल काम, ब्लू छाता मैंने सोचा था मुश्किल काम नहीं होगा, मगर फिर मैंने किसी ना किसी तरीके से ये काम पूरा कर दिया। झंडा बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं आपको बोलूं तो दर्द सहना पड़ा काफी, मगर सह लिया। भारत यात्रियों ने हमें दिखाया, एक रास्ता दिखाया है, प्रेम का रास्ता, एकता का रास्ता, सबको एक साथ लेकर चलने का रास्ता। खत्म होगी और प्रेम इस देश को आगे बढ़ाएगा और आप सबको एक साथ जोड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए अब बात बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बयान की। बीजेपी और जेडीयू के बीच दरार पर सबसे ताजा बयान सीएम नीतीश कुमार ने दिया है। उसमें उन्होंने कहा कि उन्हें मरना कबूल है, लेकिन बीजेपी के साथ जाना कतई कबूल नहीं है। बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी चुनाव में जाएगी तो उसे पता चलेगा कि उसके लिए राह कितनी मुश्किल है। इतना ही नहीं, उन्होंने लालू प्रसाद के समर्थन में बयान देते हुए भी बीजेपी पर लालू को फंसाने के आरोप लगाए हैं। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? इतना हिम्मत करके फिर मेहनत करके लाला करके हमको किया,
क्या क्या कर दिया था, ये बिना मतलब का इनके पिताजी पर सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था। अब बिना मतलब का हमको ही करके, और उसके बाद फिर जो हम लोग खत्म किए तब फिर कुछ करने के चक्कर में कि इन लोगों को कैसे इधर से उधर करे, यही सब चक्कर में, समझ गए ना। इन लोगों को नुकसान है बिना मतलब का, हम कोई चीज के ये नहीं है। आजकल ऐसा चला देता है ना कि हम क्लेमेंट है कोई चीज, हम कुछ के क्लेमेंट नहीं। और देखिए, कृतज्ञ राष्ट्र ने आज महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि पर राष्ट्रपिता को याद किया है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने बापू की समाधि पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। और देखिए, धौलपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। डकैत केशव के पैर में गोली लगी है। घायल केशव को अस्पताल पहुंचाया गया है। 1,15,000 का इनामी है ये केशव। बता दें कि बीहड़ में और डकैतों की भी तलाश इसके बाद लगातार जारी है। धौलपुर से आपको खबर बता रहे हैं, घायल केशव को अस्पताल पहुंचाया गया है। बता दें कि उसके पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया। और देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। घायल केशव की ये तस्वीरें आपको दिखा सकते हैं। देखिए किस तरह से धौलपुर से खबर है। 1,15,000 रुपए का जो इनामी केशव है, डकैत है ये केशव, जिसके पैर में गोली लगी है। घायल केशव को इसके बाद अस्पताल पहुंचाया गया है। दो तस्वीरें, पहली तस्वीरें वो जब अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था के बीच केशव को अस्पताल लाया गया है, जहां उसको इलाज दिया जा रहा है। और दूसरी तस्वीरें इस इनामी डकैत केशव की आपको दिखा रहे हैं। 1,15,000 रुपए का इनामी डकैत है ये केशव। और देखिए, फसल खराबे पर एक्शन में है सरकार। सदन में दोपहर 3 बजे सरकार जवाब देने वाली है। बजट सत्र में बता दें कि फसल खराबे का मुद्दा जो है वो गूंजा था। विपक्ष ने फसल खराबे पर कई तरह के सवाल पूछे थे। दोपहर 3 बजे अब सरकार इसका सदन में जवाब देगी। स्पीकर सीपी जोशी ने सदन में जानकारी दी है। सरकार ने बता दें कि 7 दिन में गिरदावरी के निर्देश दे रखे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। फसल खराबे पर सरकार एक्शन में है। दोपहर 3 बजे अब सरकार सदन में इसके लिए जवाब देगी। बजट सत्र में फसल खराबे का मुद्दा जो है वो गूंजा था, जिसके बाद विपक्ष ने फसल खराबे पर सरकार से कई तीखे सवाल किए थे, जिसका जवाब 3 बजे सरकार अब सदन में पेश करेगी। स्पीकर जोशी ने सदन में जानकारी दी। फसलें खराब हो चुकी है। अब 2 दिन से ओलावृष्टि और बारिश की वजह से रई से फसल भी चौपट हो चुकी है। खराबे को लेकर आज विधानसभा के अंदर हम पुरजोर शब्दों के अंदर मुद्दा उठाएंगे, लेकिन राजस्थान सरकार सिर्फ गढ़ियाली आंसू बहाने का काम कर रही है। राजस्थान की सरकार कह रही है कि साहब हम गिरदावरी कराने के निर्देश दे चुके, लेकिन नीचे पटवारी को प्रशासनिक अधिकारी डीएम वगैरह ये निर्देश दे रहे हैं कि 30% से अधिक खराबा दिखाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मेरे बीकानेर जिला सहित बहुत जगह पाले के अंदर सरसों की फसल नष्ट हुई है। पाले के अंदर सरसों की फसलें नष्ट हुई है और हमारे जो आपदा प्रबंधन विभाग है और केंद्र सरकार ने जो नियम बना के भेजे हैं उसके तहत हम 2 हेक्टेयर तक मुआवजा देते हैं। आपदा प्रबंधन की तरफ से हम लोगों ने विशेष गिरदावरी के आदेश 17/1 को कर दिए थे और जगह जगह गिरदावरी हो रही है और जहां भी 35% से ज्यादा फसलों में खराबा आएगा वहां आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से जल्दी उसका सर्वे करवाकर हम उनको डायरेक्ट उनके खातों में मुआवजा देने की व्यवस्था करेंगे। जैसे पालावृष्टि हुई तुरंत मुख्यमंत्री जी ने आदेश दे दिए कलेक्टर्स को यहाँ पर कि गिरदावरी कराएं। गिरदावरी के लिए पटवारी जाने लगे। हम गांव के लोग हैं, हम जाके आए पटवारी क्या परिभाषा होती है, कहाँ जाते हैं पटवारी, क्या काम करते हैं, कर रहे हैं पटवारी रिपोर्ट। कल परसों में अगर कोई किसी प्रकार का नुकसान हुआ तो उसके लिए भी आदेश हो रहा है, वो रिपोर्ट भी कर रहे हैं। विपक्ष को तो खाली हाउलट मीडिया के सामने वहां वाले पेपर में छाने के लिए अपने हिसाब से करें। उनको तो कहने का कोई अधिकार ही नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा जब होगा जब सरकार सुने नहीं, सरकार ने शुरू में सुन लिया तो फिर मुद्दा ही खत्म हो गया। कहीं का मुद्दा है। ये मुझे बताया कि इसकी योजना के बारे में डिटेल कब स्वीकृत हुई थी, इसकी मई
गुजरात में हुआ, अरे तुम राजस्थान की बात करो ना, गुजरात के तो विपक्ष आपकी कांग्रेस वहां भी है, वो वहीं बात कर लेंगे, लेकिन राजस्थान के अंदर तो स्पष्ट कहोगे 16 पेपर क्यों लीक हुए, दोषी कौन है, कौन पकड़ा गया। तो मैं तो इस मामले में आपसे स्पष्ट बात करना चाहूंगा कि इन सारी बातों पर आज यदि हम करेंगे तो राजस्थान की जनता अपने आप को बिल्कुल बेलहद पा रही है। और तो और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है जिसके बातें आई, आज 10 वर्षों के ऑडिट बाकी है, जबकि ऑडिट हर वर्ष होनी चाहिए। उसके तो एक पूर्व वित्तीय सलाहकार ने बोर्ड की राशि निजी काम में व्यय कर ली, उसका पता नहीं करोड़ों रुपए के घोटाले उससे सामने आते हैं। जब मैं युवकों की बात करता हूं तो बेरोजगार युवक हैं, आज देश में बेरोजगारी केवल 8.3% है, जबकि राजस्थान में 28.5% है। देश में हम दूसरे नंबर पर हैं और आज 27 लाख बेरोजगार, राजस्थान में केवल 50,000 कोई आप दे रहे हैं, जवाबदेही नहीं है। इसी विधानसभा के अंदर 35,000 प्रश्न लगाए गए, आज भी 30% प्रश्नों के उत्तर तक नहीं दिए गए। और आम आदमी पर जिस प्रकार से कर्ज बढ़ रहा है, आप वही तो खूब लूट रहे हैं, लेकिन आपके 18 तक जो राजस्थान के ऊपर कुल कर्ज था वह 3.41 हजार करोड़ था और मार्च 2022 में बढ़कर के 4.74 हजार करोड़ हो गया है, अर्थात प्रत्येक परिवार पर आज 3.37 लाख रुपए का कर्ज है। भर्तियों की बात मैंने एक प्रश्न के माध्यम से पूछी। आज यदि तेलंगाना उत्तराखंड की सरकारें स्थानीय रहवासियों को रोजगार नौकरियों पे 100% वहां दे सकती है, तो राजस्थान क्यों नहीं? आप कहते हो उसका कोई प्रावधान नहीं है, तो बाकी प्रांतों में कैसे प्रावधान है? एमपी, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ इसी राह पे चल पड़े हैं। तो ये सारी सरकार की नाकामी को साबित करता है और सरकार केवल वोट बैंक के आधार पर इन सारी बातों को, जनता की राहत को न देखते हुए किस तरह से तुष्टीकरण करके और अपना काम चला रही है। कल ही अजमेर की दरगाह के अंदर देशद्रोही के नारे लगे, आपस में 2 खेमे झगड़ पड़े, यानी तुष्टीकरण की नीति जिसने उदयपुर में कन्हैया की घटना करवाई, करौली में करवाई, भीलवाड़ा कराई, जोधपुर में करवाई। अरे कम से कम इन तुष्टीकरण न करके कानून की व्यवस्था तो करो। खुलेआम धर्मांतरण भी हो रहा है, उसको कौन रोकेगा? मुख्यमंत्री जी जरा आप ही लाचारी अनुभव करोगे तो गाड़ी कैसे चलेगी, इसको तो कोई बता दे तो शायद जनता को कुछ राहत मिलेगी। लेकिन जनता को 1 मिनट केवल मैं, आपने मुझे जितना टाइम दिया उसी में लूंगा, उससे अधिक आपका 1 मिनट भी मैं नहीं लूंगा। आज जिसने भी कराई पकड़ो उसको, मैं ये नहीं कर रहा हूं किसने उसको हत्याएं जिसने भी कराई उसको पकड़ो। हमारा बात यह है कि पकड़ो, कानून गृह मंत्री भी हो, गृह मंत्री का दायित्व बनता है कि वह उसको पकड़े और जनता के सामने सच लाए। इस तरह से आज राजस्थान बर्बाद हो रहा है, इसलिए राजस्थान की स्थिति बहुत ही भयंकर खराब है। और बिराजिए अंकित नहीं होगा, प्लीज बिराजिए। और देखिए, पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का धरना लगातार आज 7वें दिन भी जयपुर में जारी है। बता दें कि जोरदार बारिश के बावजूद भी ये जो धरना है ये लगातार चल रहा है और आज धरने में काफी तादाद में जो युवा हैं वो भी पहुंच रहे हैं। हालात के मद्देनजर आज पुलिस ने मौके पर पुलिस की संख्या बढ़ा दी है। मौके पर सुरक्षा बढ़ाए जाने के मद्देनजर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि आज धरने का 7 दिन हो चुके हैं, हम लगातार इंतजार कर रहे हैं कि सरकार हमारी मांगों पर कार्रवाई करें, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। और देखिए, राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता अरबाज अहमद ने। राजधानी जयपुर में राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का धरना लगातार 7वें दिन जारी है। 7वां दिन है, गहमा गहमी बढ़ गई है। आप देख सकते हैं कि बाहर जिस तरह से जो लोग हैं वो काफी तादाद में पहुंच रहे हैं और पुलिस प्रशासन भी काफी सतर्क हो गया है। एम्बुलेंस से लेकर के फायर ब्रिगेड, यहाँ पर पुलिस की नफरी, दंगा नियंत्रण वाहन, तमाम चीजें बढ़ा दी गई हैं। आज यहाँ पर जो है काफी तादाद में लोग भी पहुंचे। मैं थोड़ा कहना चाहूँ कैमरामैन से धीरे धीरे आपको दिखाए कि कितनी तादाद, कितनी भीड़ तमाम लोगों की यहाँ इकट्ठी हो रही है। नारेबाजी का दौर जारी है और पुलिस को शायद लगता है कि आज कुछ हलचल
यहाँ पर हो सकती है, इसलिए पुलिस की तादाद, सुरक्षा के इंतजाम, तमाम चीजें यहाँ पर बढ़ा दी गई है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा हमारे साथ में मौजूद है। 7वां दिन है, लगातार जो है ये पूरा आंदोलन जारी है। बहुत से बेरोजगार, बहुत से युवा यहाँ पर लगातार पहुंचते जा रहे हैं। सर, 7वां दिन हो गया आपके धरने को, आज एक बार फिर से यहाँ पर पुलिस की तादाद काफी बढ़ गई। क्या कुछ चैलेंज या अल्टीमेटम कुछ दिया है आपने, या वैसे ही? हमने तो अल्टीमेटम दिया नहीं, और अल्टीमेटम देंगे तो भी इनकी योजना को विफल कर देंगे, सफल होंगे। हमारा अल्टीमेटम दिया था आमागढ़ में चढ़ने का, वो रहा आमागढ़, इस पर चढ़ गए और झंडा फहरा दिया। हम तो चैलेंज देके भी कर सकते हैं, कितनी पुलिस गहलोत साहब लगा ले वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें कुछ करने का योजना नहीं है। बेवजह इतनी पुलिस लगा रखी है, और गहलोत साहब इतना पुलिस बल लगाकर, हो सकता है कि हम पर लाठीचार्ज करना चाहता हूँ, भगाना चाहता हूँ, अश्रु गैस के गोले फेंकना चाहता हो, हमारे आंदोलन को क्रश करना चाहते हो, ये भी एक उनकी योजना हो सकती है। जो उग्र आंदोलन होता है उसे तो रोका जा सकता है, लेकिन सत्याग्रह को और शांत आंदोलन को रोकना बड़ा मुश्किल होता है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। आपने सत्याग्रह फिल्म देखी होगी, वो भी शांतिपूर्ण थी, लेकिन उस पर भी बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया। जो अग्रणी नेता थे उनको जेलों में भेजा। तो हम हमारी तरफ से पूरी तरह से अहिंसक रखेंगे, डेमोक्रेटिक रखेंगे, गांधीवादी तरीके से आंदोलन करेंगे। वो गांधीवादी तरीके से उन्होंने 93 दिन तक आंदोलन किया था। 93 दिनों तक ये तमाम लोग युवा बैठे हुए हैं जो लगातार शहीद स्मारक पर बैठे रहे थे। तो ऐसे लोग हमारे साथ हैं, तो हम हमारी तरफ से कोई उग्रता नहीं करेंगे। सामने से अगर पुलिस बर्बरता करे, लाठी मारे, जेल में डाले, तो लाठी भी खाएंगे, जेल में भी जाएंगे, लेकिन अधिकार लेके यहाँ से लौटेंगे, ये हमने तय कर लिया। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान से बड़ी जानकारी मिल रही है। पेशावर में ब्लास्ट हुआ है। पेशावर में पुलिस लाइंस के पास जोरदार धमाका हुआ है। कई लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। बता दें कि पुलिस लाइंस में एक मस्जिद में धमाका हुआ है, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की पाकिस्तान के पेशावर से, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पेशावर में ब्लास्ट हुआ है। पेशावर में पुलिस लाइंस के पास धमाका हुआ। पुलिस लाइंस में एक मस्जिद में जोरदार धमाका हुआ है। जानकारी ये भी मिल रही है कि इस धमाके में कई लोगों के घायल होने की भी आशंका जताई गई है। बड़ी खबर, बड़ा जानकारी जो है इस वक्त की सामने आ रही है पाकिस्तान के पेशावर से, जहां पर ब्लास्ट हुआ है। और देखिए, यूपी के मुरादाबाद में मौसम बिगड़ने से ठंड फिर बढ़ गई है। आज बारिश ने ठंड और बढ़ा दी है। भोर से हो रही बारिश अभी भी जारी है। वहीं बिजली की आवाजाही से लोगों की समस्या बनी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञों ने 29 से लेकर 30 जनवरी को मौसम खराब होने का अनुमान जताया था, जो कि सच साबित हुआ है। बारिश के चलते बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत हुई। कई के स्कूल वाहन न आने से बच्चे इंतजार करते रहे। अभिभावकों को अपने साधन से बारिश में भीगकर स्कूल पहुंचाना पड़ा। कामकाजी लोगों को भी बारिश से काफी असुविधा हुई है। आज से 15 दिन पहले थी, उसी प्रकार से ठंड फिर दोबारा वापसी आ चुकी है। तो बारिश से दिक्कत हो रही है, हाँ, ड्यूटी आने जाने में परेशानी है और फसलों को भी नुकसान है। तो हवा चल रही है। और चलिए, अब आपको आपकी टीवी पर कुछ तस्वीरें दिखाने वाले हैं। पहले आप उन तस्वीरों को देख लीजिए, फिर आपको बताएंगे कि किस तरह से ठंड का जो प्रकोप है लगातार बढ़ता जा रहा है। ये 3 तस्वीरें हैं, श्रीनगर, बारामूला और शिमला की 3 तस्वीरें हैं, जहां पर बर्फबारी हो रही है। पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है, जिसका असर जो है मैदानी इलाकों में भी साफ देखा जा सकता है। श्रीनगर में भी देखिए किस तरह से बर्फबारी से एक पूरी कार जो है वो बर्फ से ढक गई है। इधर बारामूला में पेड़ों पर जो बर्फबारी है वो होती हुई नजर आई है। बर्फ के ऊपर सफेद चादर से बिछी हुई नजर आई। तीसरी तस्वीर शिमला की, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो खेत हैं, जो खलियान है, वहां पर भी बर्फ जो है वो नजर आ रही है। ताजा ताजा ये बर्फबारी हुई है, जिसकी तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और देखिए, भले ही आसमान से जो फाहे गिर रहे हैं, ये सैलानियों को खूब रोमांचित कर रहे हैं। बेशक कश्मीर में लगातार बर्फ गिरने के कारण विद्यालय ने सोमवार होने वाली परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया है। और बता दें कि हवाई सेवाएं भी प्रभावित हो गई हैं, लेकिन पर्यटन कारोबारियों के चेहरे भी खिले हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, भले ही आसमान से जो फाहे गिर रहे हैं, ये सैलानियों को खूब रोमांचित कर रहे हैं। बेशक कश्मीर में लगातार बर्फ गिरने के कारण विद्यालय ने सोमवार होने वाली परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया है। और बता दें कि हवाई सेवाएं भी प्रभावित हो गई हैं, लेकिन पर्यटन कारोबारियों के चेहरे भी
We are here, and when we wake up this morning and we see the snowfall, this is a really amazing sense. इस महीने में बर्फ होती है तो इसी से हमारे यहाँ टूरिज्म बढ़ता है, तो हमारे यहाँ की मतलब जो बेरोजगारी है उसमें से थोड़ी कमी हो जाती है। इसी की वजह से अगर ये नहीं होगा तो हमारा रोजगार मानो कि थोड़ा सा कम ही हो जाता। और देखिए, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से सटे नारकंडा में भारी बर्फबारी हो रही है। यहां बर्फबारी के बाद चारों तरफ बर्फ की मोटी परत जमी दिखाई दी। हालांकि ज्यादा बर्फबारी होने के कारण अधिकांश लोग होटल के कमरों में बंद हो गए हैं। आपको बताते चलें कि हिमाचल प्रदेश की बर्फबारी का देश भर के लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है। खासतौर पर दिल्ली और यूपी के लोग पहाड़ी राज्य में मौसम का लुत्फ उठाने के लिए भारी संख्या में पहुंचते हैं। इस बार फिर पर्यटकों की भारी भीड़ यहां देखने को मिली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18।